केमिस्ट्री की स्टडी में पीरियोडिक टेबल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री जब शुरू होती है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बच्चे स्पेशली इसको याद करते हैं। और मैक्सिमम जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बोलते हैं कि इसको अच्छी तरह से रट डालो। और पीरियोडिक टेबल अगर नहीं रटा होगा तो केमिस्ट्री में फिर आगे कुछ भी काम नहीं चलेगा। तो आई थिंक रटने की टेंडेंसी यहीं से शुरू होती है। मगर मेरा अपना ये मानना है कि पीरियोडिक टेबल को रटने की ज़रूरत नहीं है। पीरियोडिक टेबल तुम्हारे अनकॉन्शियस ब्रेन में फिट होनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में कैसे फिट होती है? सिंपल सा बात है कि जिस चीज़ को हम रेगुलर यूज़ करते हैं, रोज़ अगर किसी चीज़ को यूज़ करते हो, तो वो तुम्हारे अनकॉन्शियस ब्रेन में फिट हो जाती है। मतलब उसको तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे सपोज़ करो तुम्हारे फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर हैं, या तुम्हारा खुद का फ़ोन नंबर है, तुम्हारे पेरेंट्स के फ़ोन नंबर हैं। अगर उनको तुम रेगुलर यूज़ करो, मतलब रेगुलर डायल करो, ये नहीं कि मोबाइल में सेव करके रख दिया पापा के नाम से, फिर पापा को फ़ोन लगा रहे हो। बट उन नंबर्स को अगर रेगुलर डायल करो मोबाइल से, तो वो तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। उनको तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। और कोई भी तुम्हें पूछेगा कि तुम्हारे पापा का नंबर क्या है, तुम खट 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 ऐसे बता दोगे। पीरियोडिक टेबल के साथ भी यही करना चाहिए, रैदर देन कि कोई ट्रेंड बना दिया, हेलन कब्र से फरार, ये इस तरह से है ना, कुछ इस तरह का ट्रेंड है, यू कैन सी। अगर तो एक पैटर्न रटने का बनाते हैं कि उनके इनिशियल वर्ड्स को लेके एक पैटर्न बनाया उसको रटने का। बट आई थिंक ये तरीका सही नहीं है। पीरियोडिक टेबल को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना शुरू करो। रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना मतलब 10 या 15 मिनट। हाँ, इसमें जो पुराना तरीका है पीरियोडिक टेबल यूज़ करने का वो थोड़ा सा बोरिंग है। वो क्या है कि बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री की स्टडी में पीरियोडिक टेबल का प्रिंट आउट लेके अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा देते हैं। तो उसको बीच बीच में देखते रहते हैं, मगर वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता है। यहाँ पर मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल की रेगुलर यूज़ करने का बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार तरीका बता रहा हूँ। और सचमुच मुझे इसको देख के बड़ा इंटरेस्ट आया कि केमिस्ट्री कितना आसान, केमिस्ट्री की स्टडी कितनी आसान हो सकती है और कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो रियली मैं बताऊँ, मुझे इसी को देख के, इस पीरियोडिक टेबल जो इसको कहते हैं डायनेमिक पीरियोडिक टेबल, इसको देख के बड़ा इंटरेस्ट आया केमिस्ट्री में। ठीक है, तो तुम गूगल पे सर्च कर लोगे डायनेमिक पीरियोडिक टेबल, तो ये तुम्हें डायनेमिक पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी। चलो देखते हैं। और इसके साथ रोज 8 10 मिनट 15 मिनट बैठोगे तो ये एक पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इसमें बहुत ह्यूज, एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल का मतलब है ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ह्यूज, इन्फिनिटी। एक एक एलिमेंट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है कि तुम रट तो सकते ही नहीं हो। तो इस तरह से एलिमेंट्स ऐसे अरेंज होते हैं। पीरियोडिक टेबल की दो फॉर्म्स होती है। यहाँ पर हम इसमें हटा दें, इसको इलेक्ट्रॉन्स कर दें, क्लिक करके अलग अलग तरह की फॉर्म्स आ जाएगी। इसमें जो ये पीरियोडिक टेबल की ये फॉर्म दे रखी है, ये शॉर्ट फॉर्म है। और आई थिंक तुम्हें पता होगा कि हॉरिजेंटल जो चीज़ें, हॉरिजेंटल रोज़, उनको हम पीरियड कहते हैं, वर्टिकल रोज़ को ग्रुप कहते हैं। तो ये तुमने अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा 10th क्लास से, तो इन सब की इंफॉर्मेशन होगी। एक एक करके लेते हैं। पहली चीज़, यहाँ पे जाओगे पीरियोडिक टेबल का वाइड वर्जन, ये वाइड वर्जन है। ठीक है, दिस इज़ वाइड। आई थिंक ये कंफर्टेबल नहीं होता है, इधर से उधर जाना पड़ता है। ये वाइड वर्जन है और ये शॉर्ट वर्जन है। तो दोनों वर्जन यहाँ पे मिल सकते हैं तुम्हें। तो फिलहाल हम पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट वर्जन यूज़ करेंगे, और आगे की स्टडी में हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंटली आगे जो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगे का टॉपिक जो आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसमें पीरियोडिक टेबल का फ्रीक्वेंट यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी से हम इसकी थोड़ी आदत डाल रहे हैं। तो ये वाइड वर्जन हो गया। तो थोड़ी सी अब इंफॉर्मेशन देना शुरू करें। प्रॉपर्टीज़ पे हम क्लिक करते हैं, खुद भी सर्च करो और क्या क्या हो सकता है इसमें। पहली चीज़, ये लिखा हुआ एल्कली मेटल्स। तो यहाँ पे जब इस पे कर्सर लाओगे तो एल्कली मेटल ब्राउन से दिख रहा है।
यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एल्कली मेटल्स हैं। दूसरे ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो एल्कली मेटल्स होते हैं, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। इसको तुम रटते हो, क्या ज़रूरत है, 10-15 मिनट इसको देखो, अपने आप ही दिमाग में फिट हो जाएगा और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। उसके बाद ये लेंथेनाइट्स होते हैं, यानी लेंथेनम के आगे के जो एलिमेंट होते हैं और इस पूरे पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, दे आर लेंथेनाइट्स, पता होगा तुम्हें। और ये एक्टिनाइट्स होते हैं, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट। उसके बाद ये ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, है ना, ये वेनेडियम, क्रोमियम, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। इनको डिटेल में स्टडी करोगे, ठीक है। तो किसको क्या कहते हैं, किन एलिमेंट का क्या नाम है, उस पर क्लिक करो और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुम्हें। ये हो गया पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, ये ब्लू वाले, ब्लू कलर से पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। इसमें एक्चुअली में एक और चीज़ है, मैं दिखाता हूँ। एक वाइट वर्जन भी है, तो वो भी है, जो तुम्हें कलर पसंद है, मगर मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ब्लैक पे ही क्लिक करता हूँ। सो उसके बाद ये हो गए पोस्ट ट्रांजिशन मेटल हो गए। तो एल्युमिनियम, गैलियम, इनेडियम, ये सब पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है, चेक कर लोगे पूरा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे 57 से 71 गायब किए हुए हैं अलग से, जो कि वाइट फॉर्म में। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो है वाइट वर्जन में पीरियोडिक टेबल में ही दिखाते हैं, नहीं तो जो शॉर्ट वर्जन होता है, जो कंप्रेस्ड वर्जन होता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड उनको साइड में रखते हैं, नीचे की तरफ रखते हैं। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है एक जरा सी पिक्चर में, मतलब ये कह सकते हो कि बहुत सारी केमिस्ट्री इसमें आ जाती है। बस तुम्हें थोड़ा बहुत इसमें टाइम देना है और इससे इंटरेस्ट बहुत क्रिएट होता है, मेरा तो बहुत क्रिएट होता है, तुम अपना देख लो। नाउ और हम देखते हैं, ये हो गए, ये क्या हो गया, रिएक्टिव नॉन मेटल्स, रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। तो ये रिएक्टिव नॉन मेटल, ये सारे कार्बन, नाइट्रोजन, ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। उसके बाद ये नोबेल गैसेस है, वायलेट से दिख रहा है, नोबेल गैसेस है, ठीक है। तो इस तरह से पहली इंफॉर्मेशन हुई कि सारे एलिमेंट को किस किस कैटेगरी में क्या क्या स्पेशल नाम होते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के क्या नाम होते हैं। तो वो एक बार देख लोगे और रोज एक दो बार ऐसे करोगे तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा, डेली करोगे तो फिट हो जाएगा, तुम्हें रटना कुछ नहीं पड़ेगा। चलो, दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है कि किस टेम्परेचर पे कौन सा एलिमेंट कौन सी स्टेट में होगा, किस टेम्परेचर पे कौन सा एलिमेंट कौन सी स्टेट में होगा। यहाँ पर 103 तक एलिमेंट शो किए गए हैं, ठीक है। सो तो ये ऐसे कुछ बना हुआ है, सॉलिड स्टेट मतलब ये कलर होगा कुछ ग्रे कलर है, लिक्विड ब्लू कलर है, गैस रेड कलर है, और ये अननोन है। एक्चुअली में टेम्परेचर जब चेंज करोगे, टेम्परेचर के साथ हर टेम्परेचर पे हर एक एलिमेंट की स्टेट अलग अलग होती है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो, ये इस तरह से एक टेम्परेचर चेंज करने की डिवाइस बनी हुई है। तो अभी मेरा टेम्परेचर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या -459 फ़ारेनहाइट और 0 केल्विन, तीनों स्केल दे रखे। कितनी इंफॉर्मेशन है। हाँ, इसमें फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी यहाँ पर स्टडी लग सकती है, इनमें सारे कंसेप्ट। नाउ टेम्परेचर नेगेटिव में हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखो, बड़ा मज़ेदार है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, देखना -273, तो कुछ देखो सॉलिड, ये यहाँ से देखना चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट, देखो अचानक से सब हो रहा है। जस्ट ध्यान देना कि जो स्टेट्स हैं, मतलब जो सॉलिड, अभी ये सब सॉलिड स्टेट में, देखो ये कलर देख रहे हो ना, इससे मैच कर रहा है, तो ये सब सॉलिड स्टेट में, सब सॉलिड स्टेट में, सब सॉलिड स्टेट में है ना, करीब करीब सारे ही सॉलिड स्टेट में, यानी -273 पे सारे ही सॉलिड स्टेट में होंगे। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, है ना, हाइड्रोजन तो बहुत जल्दी गैस में आ जाता है, देखो -184 पे ही गैस में आ जाता है। एग्जैक्टली किस पे आता है उसके लिए बहुत स्लो करना पड़ेगा, देख लेना, है ना। इनर्ट, सबसे पहले इनर्ट गैसेस गैस फॉर्म में आती है, ठीक है। बाकी ये अभी भी सॉलिड्स है,
देख सकते हो लिक्विड कहाँ पे कोई लिक्विड है, सर्च करो कोई लिक्विड है। मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा हो लिक्विड तो देखना लिक्विड है आराम से। ये मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ करने का, बड़ा इंटरेस्टिंग। फिर टेम्परेचर और बढ़ाओ। अब ये देखो यहाँ पे मरकरी लिक्विड के फॉर्म में, ये मरकरी इस टेम्परेचर पे अगर 22 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो इस टेम्परेचर पे ये लिक्विड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैसेस हो गए सारे, ये गैसेस फॉर्म में है ना, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, बाकी अभी भी सॉलिड है। तो ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे सबकी फॉर्म चेंज होती जाएगी, है ना, बड़ा मज़ेदार लगता है। इस टेम्परेचर पे देखना है, ये सबकी फॉर्म हो गई, है ना, सबकी फॉर्म मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ये सब, ये अभी भी सॉलिड है ना, आयरन वगैरह, आयरन अभी भी सॉलिड फॉर्म में होगा, तो यू कैन जस्ट, है ना। फिर ऐसे और टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, अब ये 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 100 से भी ऊपर हो रहा है, तो अब मैक्सिमम बहुत सारी गैसेस फॉर्म बढ़ने लगी। धीरे धीरे जो सॉलिड फॉर्म है वो कम होगी, लिक्विड और गैस फॉर्म बढ़ेगी। यानी अगर ऐसे पीछे की तरफ जाते हो तो सॉलिड फॉर्म की तरफ आओगे, पीछे की तरफ जाते हो तो सॉलिड फॉर्म की तरफ आओगे, आगे की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, वो तो कॉमन सेंस की बात है, फिर भी मज़ेदार है ना। आगे की तरफ आओगे तो लिक्विड और गैस की फॉर्म धीरे धीरे, लिक्विड कुछ कुछ एलिमेंट लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, कुछ गैस में कन्वर्ट होंगे, ऐसे ऐसे लिक्विड गैस धीरे 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 लिक्विड बढ़ने लगा है, गैसेस भी बढ़ने लगी है। टेम्परेचर 1095 इतना ज़्यादा है कि मतलब कितना भी डिस्कशन इस पे कर सकते हैं, और पता नहीं कितना ये कहाँ तक टेम्परेचर है। सो यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर एज मच एज यू वांट। ये थोड़ा सा फिजिक्स के कंसेप्ट भी लगाओ कि लो टेम्परेचर पे ये, और ये थोड़ा सा येलो और रेड की तरफ, मगर ये एग्जैक्ट नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो सब कुछ गैस के फॉर्म में हो गया, है ना, इतने टेम्परेचर पे तो सब गैस के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट। इतने टेम्परेचर पे, और मगर अभी ये तो इनकी फॉर्म अननोन है, इनके बारे में फॉर्म के इस टेम्परेचर पे इनकी फॉर्म नहीं पता होती है, जो अननोन है वो उसकी फॉर्म। चलो, तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई, टेम्परेचर के साथ कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में होगा, तो वो तुम चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, किसी एलिमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमें कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कार्बन पे क्लिक करोगे, तो आई थिंक जस्ट क्लिक ऑन द कार्बन। ओके, एक सेकेंड। सो हाँ, ये यहाँ पे एक साइड में सॉरी, कार्बन पे क्लिक करोगे, कार्बन की एक जो इन्फॉर्मेशन है बिग बॉस में आ जाएगी, बिग बॉक्स में आ जाएगी, बिग बॉस में कह रहा हूँ। उसके बाद आई थिंक इससे तुम विकीपीडिया पे भी पहुँच जाते हो क्लिक करके, ये चेक करना, यू कैन गो टू विकी, आई थिंक प्रॉपर्टीज़ में पहुँचोगे या जो भी है, तो ऐसे डबल क्लिक करके विकीपीडिया पे पहुँच जाते हैं। खैर विकीपीडिया तो बहुत डिटेल में उस एलिमेंट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन होंगी, इतनी ज़रूरत नहीं है, इसी में इतनी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ वाले इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक्चुअली में इन प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, इसको थोड़ा सा देख लो, ये यहाँ पे दिख रहा है, इसकी दो यूनिट्स हैं, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो दो यूनिट्स होती हैं, किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर वन एटम के, एक एटम के लिए आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एक मोल के लिए आती है किलो जूल में। ठीक है, तो यूनिट यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो तुम्हें यूनिट पसंद हो, है ना, एक दूसरे में यू कैन चेंज द, तो मैक्सिमम किलो जूल पर मोल यूज़ करते हैं। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये सब इतनी सारी दे रखी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये किस सीरीज़ में आता है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बोरॉन की बात कर रहे हैं, या कोई भी क्लिक कर लो अपने मर्जी का, कार्बन की बात कर लो। कार्बन रिएक्टिव नॉन मेटल है कार्बन, इसमें ये विकीपीडिया इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बन के बारे में, आई थिंक, या दिस इज विकीपीडिया इन्फॉर्मेशन। So you can go to Wikipedia information, you can get all the information about carbon, lot of information.
सो जिनको विकीपीडिया पढ़ने का शौक है तो दे कैन गो टू विकीपीडिया इन्फॉर्मेशन। इसको हटा दें। सो ये आ गया। उसके बाद स्टेट, इस टेम्परेचर पे क्या स्टेट होगी? स्टेट एट 572 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे यू कैन, है ना, टेम्परेचर यहाँ पे भी शायद चेंज कर सकते हो, उस पे स्टेट होगी, है ना। आई थिंक लीनियर एंड लॉगरिथमिक स्केल, मैक्सिमम कलर, मैक्सिमम ओके, आई डोंट नो व्हाट इज। तो उसके बाद हम एनर्जी लेवल्स इसमें मिल जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, मतलब हमारा जो नया टॉपिक आगे का टॉपिक आएगा वो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री के लिए, तो इसीलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। नाउ फिर हम बात कर लें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, electron affinity, IE, you can get what these maximum minimum scale you can see। और खुद भी तुम्हें बहुत कुछ सर्च करना है, रेडियस, है ना, रेडियस, हार्डनेस एंड लॉट ऑफ टर्म्स आर देयर। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ, what type of scale is this, I don't know, something। बैठ के इसको आराम से तुम्हें सर्च करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें। रोज 10-15 मिनट इसके साथ लगाओ अगर तुम्हें केमिस्ट्री सीखनी है, मस्त केमिस्ट्री आती है इससे, है ना। नाउ रटने वटने से कुछ नहीं आता, रटने से और मतलब चीज़ों को भूल जाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं। नाउ नेक्स्ट है, चलो हम काफ़ी डिस्कस हम मेनली हमें क्या डिस्कस करना, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो ये हो गया। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आ जाते हैं। तो इसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता लग जाएगा, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो कलर से कितना बढ़िया किया है। तो अब देखो पीरियोडिक टेबल तुम रटते हो, यहाँ पे देखो कितना इंटरेस्टिंग तरीके से ये जो एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है ग्रीन वाले, है ना। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एस में फिल होना बंद होते ही ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए। ये उससे थोड़ा लाइट ग्रीन है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये वाले सब पी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ से कलर से देख लो, क्योंकि इसमें पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, है ना। तो अगर एस, सॉरी, अगर एस ऑर्बिटल में, पी ब्लॉक ऐसे कहते हैं, अगर एस, आई थिंक अगर तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ऑर्बिटल की या ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन होगी। ऑर्बिट तो वही होता है KLMN, है, शेल को ही ऑर्बिट कहते हैं। तो एक दूसरा टर्म यूज होता है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के बेस पे हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है, वो यहाँ पर है, दिख रहा है, यहाँ पे लाइव दिखता है। और जो चीज़ दिखती है वो याद रहती है ना, सुनते हो भूल जाते हो। देखो यहाँ पे दिख रही है तुम्हें, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो एस ब्लॉक के हो गए, ये दो एस ब्लॉक के हो गए। यहाँ पे ये देखो जो थोड़ा लाइट ग्रीन कलर है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। उसके बाद ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए ये कलर में। फिर ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो गया SP, DF, SP, DF, है ना। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन, है ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में है तो वो पी ब्लॉक में होगा, है ना। आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर डी में है तो वो डी ब्लॉक में होगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एफ में है तो एफ में होगा। सिंपल, देखो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आ जाएगा। तो आई थिंक तुमने बहुत सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने में बहुत टाइम वेस्ट किया होगा। कोई ज़रूरत नहीं टाइम वेस्ट करने की, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, इसको बार बार क्लिक करके देख लो, क्योंकि यूज़ करते करते याद होना एक मज़ेदार चीज़ है। पहले पूरा याद कर लेना, फिर उसको उसको रट के यूज़ करना, वो एकदम उसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और इंटरेस्ट भी नहीं आता है। तो आराम से, और इसको हमेशा अपने साथ रखो, है ना, हमेशा अपने पढ़ते समय इसको साथ में रखो।
है ना इसको। तो हमें किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, चलो हाइड्रोजन का देख लेते हैं। वैसे तो ऊपर भी लिख के आ जाएगा, तो यहाँ पे एक इस तरह से भी आ जाएगा। हाइड्रोजन में 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है, 1s का शेप भी दिखा देंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर कैल्शियम का लेते हैं। कैल्शियम का तो कैल्शियम 2s में जाता है इलेक्ट्रॉन, 1s कुछ कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इसमें 1s1 2s। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो, सॉरी 2s नहीं 4s, आखिरी इलेक्ट्रॉन 4s में है ना, गलती से मैंने 2s बोल दिया। खैर इसमें गलती नहीं हो सकती है, तुम दिखेगा तुम्हें तो क्या गलती है। 4s में जाता है, इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 5s में जाता है। बाकी 4p में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2p में भी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ बड़ा मज़ेदार तरीके का है। और ये ऑर्बिटल, सारे ऑर्बिटल के शेप मिला के कुछ ऐसा लगता है। तो इसमें रिसर्च करो, पीएचडी करो इसमें। आयरन का कुछ ऐसा होगा, को रोज बैठो और देखो, हर एलिमेंट के बारे में देखो, हर एलिमेंट में जो कंबाइंड शेप है। तो इस पर तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, आइसोटोप्स। अब मैंने पढ़ रखा था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1h1 1h2 1h3। बट जब यहाँ पे आइसोटोप में मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कुछ ऐसे दिखा, एक सेकेंड, दिस इज़ विकीपीडिया। ज़्यादा क्लिक करोगे तो विकीपीडिया खुल जाएगा यहाँ पे। दिस इज एक सीरीज टाइप की, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। यहाँ पे आइसोटोप का काउंट 7 करके, हालांकि ब्लैक में लिखा है, हो सकता है उसके 7 आइसोटोप पॉसिबल हों मगर उतने प्रैक्टिकली ना मिलते हो, तो वो देख लेना। तो जब यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको सर्च करना क्या है ये। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, 1h1 1h2 1h3 1h4 1h5 1h6 1h7, 1h7 तक मिलता है। अब ये मैंने तो पहले ऐसे पढ़ा नहीं था, तो ये मतलब हाइड्रोजन के 7 आइसोटोप्स होते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ शायद 7 तक पॉसिबल हो, बाकी मिलते ना हो। तो इस पर सर्च करो। ये ऐसा नहीं सभी एलिमेंट के साथ होता है। यहाँ पे बोरॉन पे देखते हैं, बोरॉन के तो और भी ज़्यादा होते हैं। बोरॉन के 14, काउंट 14 आ रहा है ना। ये तो ये बोरॉन 7, बोरॉन 8, बड़ा मज़ेदार जाता है बोरॉन। ये यहाँ पे पूरा बच जाएगा, ये पूरा काउंट करते जाओ, 1 2 3 4 है ना। और इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। सो एंड इवन क्लोरीन का भी हमने पढ़ा है शायद, तो क्लोरीन के भी ये बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, 24 काउंट, आइसोटोप काउंट इज 24। तो ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। जस्ट चेक इट, व्हाट इज दिस। ऐसा रोज कुछ कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, गेम की तरह इसको करते रहना। ओके, सो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग था इसमें। इसमें बताता हूँ कि जैसे कोई भी 2 या 3 एलिमेंट यहाँ पे ड्रैग कर लो। आयरन को ड्रैग किया मैंने, ऑक्सीजन जो मुझे पता थे कंपाउंड, ऑक्सीजन को ड्रैग किया, तो उनसे ये कंपाउंड, इतने कंपाउंड बनते हैं, FeO Fe2O3। और अगर मैं क्लोरीन भी ड्रैग करता हूँ, खिलते रहो, तो क्लोरीन वाले ऐसे कंपाउंड मिल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ सपोज कुछ भी ड्रैग कर दूँ, अगर ये मैं ड्रैग करूँगा तो ये गायब कर देगा, मतलब इसके साथ कुछ नहीं बनता। ठीक है, एल्युमिनियम अगर ड्रैग करूँगा तो उसके साथ, तो जो ड्रैग करोगे देख लेना, एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ ये कुछ बनता है। ये इससे बड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, है ना। मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, वरना इससे पहले मेरा केमिस्ट्री को ऐसे मतलब पढ़ाने का कोई आइडिया नहीं था, मगर जो ऐसे ये आया तो मुझे बहुत बहुत इंटरेस्ट हुआ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और एक ह्यूज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये अगर बेसिकली तुम्हें किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है ना, कोई भी चीज़ अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाती है, उसको रटाती नहीं है। जो मिसकंसेप्शन है कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, वो एकदम गलत है। ठीक है, एकदम गलत है। तो उससे दूर हटो, पहले इसको अच्छी तरह से समझो। अच्छी तरह समझने वाला सब्जेक्ट है, बहुत एनालिसिस वाला सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है।
ओके, आई होप यू गॉट इट। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें ढूंढने को बाकी रह गई हैं बहुत, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर घंटों मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आगे हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, है ना। एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स कितने होते हैं वो भी हट देख लेते हैं। एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स कितने, इसको हटा दो, क्लोरीन को हटा भी सकते हैं शायद। हाँ, क्लोरीन हट गया, तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड इतने होते हैं, है ना। ये क्लोरीन वाला भी आ रहा है ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड ये एक ही दिखा रहा है Al2O3, बाकी तो क्लोरीन के साथ ऐसे दिखा रहा है। क्लोरीन तो मैंने हटा दिया था फिर भी आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। चलो, एल्युमिनियम का ऑक्साइड तो आ रहा है। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन से मिलके कैसे एलिमेंट्स बनेंगे, तो आई होप मैंने काफ़ी डिस्कशन कर दिया इसमें, है ना। तो बाकी कुछ सर्च वर्च करना है तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, सर्च करके कुछ ऐसे आ जाता है। हाँ, सर्च करके बाकी सब मतलब हाइड हो गया, ये कुछ मिल गया। ठीक है, कार्बन अगर मैं ड्रैग करूँ तो सर्च के ऑप्शन में, ओके, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और कार्बन से जितने भी एलिमेंट बनने हैं वो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट है। कितना रटोगे, है ना, इतने सारे, सॉरी, कंपाउंड बनने हैं, नॉट एलिमेंट। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और कार्बन से जो भी ऐसे कंपाउंड्स बनने हैं, ठीक है, वो यू कैन सी दिस। ठीक है, आई होप कि इतना डिस्कशन के बाद यू विल फ्रीक्वेंटली यूज दिस, एंड दिस विल क्रिएट a lot of interest in chemistry.